नमस्कार। सिविल सेवा प्रधान परीक्षा 2014 मॉक 10 के विश्लेषण में आपका स्वागत है। उम्मीद है अब तक आपके प्रदर्शन में काफी सुधार हो गया होगा। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अब कोई नई चीज ज्यादा पढ़ने से बचे और जो चीजों को पढ़ रखे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है रिवीजन करें। ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने आप को मेंटली तौर पे पूरी तरह से स्ट्रांग रखने का। इसी के साथ प्रश्न पत्र का खंडवार विश्लेषण देख लेते हैं। तो ये पेपर जो है GS 4 पर आधारित है। इसमें हम देखते हैं कि नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध से एक प्रश्न पूछा गया है जिसके 3 भाग रहे हैं, तो 10-10 अंकों का एक भाग है, तो इस प्रकार से कुल 30 अंक हो जाते हैं। अभिवृत्ति तथा अभिरुचि से एक प्रश्न पूछा गया 25 अंक का। सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य तो 5 प्रश्न जिनके दोनों भाग हैं, कुल अंक हो जाते हैं 70। नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं से 4 प्रश्न पूछे गए 60 अंकों के। शासन व्यवस्था में ईमानदारी पर एक प्रश्न पूछा गया 25 अंक का और कार्य संस्कृति से 2 प्रश्न पूछे गए 40 अंकों के। इस प्रकार से कुल प्रश्न होते हैं 15 और कुल अंक होते हैं 250। इसी के साथ पहले प्रश्न को देखते हैं हम। यदि वैधानिक प्रावधान अपर्याप्त हो तो न्याय प्रदान करने के लिए नैतिक मूल्य आवश्यक हो जाते हैं। विश्लेषण कीजिए। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये जो प्रश्न है, ये जो व्यवहारिक तौर पर जब प्रशासन में कोई व्यक्ति होते हैं और जब उसके द्वारा विभिन्न कार्यों को निष्पादित किया जाता है, ऐसी स्थिति में जब वो कुछ इस परिस्थितियों का सामना करते हैं जिसमें वैधानिक प्रावधान नाकाफी होते हैं, ऐसे में नैतिक मूल्य की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो इतनी बात करके आप समझ रहे होंगे कि किस तरह की ऐसी परिस्थितियां रहती हैं, बहुत सारी होती हैं। इसके उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। नैतिक मूल्य ऐसे सिद्धांत होते हैं जो किसी व्यक्ति का उचित और अनुचित का विवेक करने में मार्गदर्शन करते हैं। व्यक्तिगत नैतिकता का स्रोत समाज और सरकार, धर्म या व्यक्ति स्वयं हो सकते हैं। न्याय विधि द्वारा उचित घोषित की गई व्यवस्था को बनाए रखना है। न्याय वैधानिक, सामाजिक या आर्थिक हो सकता है। समाज के कमजोर वर्ग को लोक सेवकों के माध्यम से सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त होता है। कई बार कानून या कल्याणकारी कार्यक्रम के प्रावधान ऐसे मुद्दों पर जिनका सामना क्रियान्वयन के समय व्यवहारिक स्तर पर करना पड़ता है स्पष्ट नहीं होते हैं। कार्यक्रमों के लागू होने की एक अवधि के बाद भी प्रावधान अप्रासंगिक तथा विधियों या कल्याणकारी कार्यक्रमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो जाते हैं। इसको आप अंडरलाइन करिएगा। उपयुक्त परिस्थिति में किसी कानून या कार्यक्रम के उद्देश्य को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से प्राप्त करने में लोक सेवकों का मार्गदर्शन करने के लिए ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा विश्वसनीयता जैसे नैतिक मूल्य आवश्यक हो जाते हैं। इसको भी अंडरलाइन करना है आपको। नैतिक मूल्य यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्यक्रमों का लाभ सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों को मिले। इस प्रकार ये मूल्य किसी कानून या कार्यक्रम के व्यवहारिक स्वरूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। क्या आप सहमत हैं कि सिविल सेवा अपने आप में साध्य नहीं बल्कि बृहत्तर सामाजिक हितों को पूरा करने के लिए एक साधन मात्र है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसके उत्तर को देखते हैं। सिविल सेवा किसी राज्य के प्रशासन की स्थायी पेशेवर सेवा होती है जिसमें सेना, न्यायपालिका तथा निर्वाचित राजनीतिज्ञ सम्मिलित नहीं होते हैं। भारत में इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन द्वारा ब्रिटेन के हित में भारतीय संसाधनों के शोषण के लिए की गई थी, किंतु स्वतंत्रता के बाद इससे भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अभिकल्पित आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की गई। इसकी संरचना तथा सरकार के अधीन इसकी भूमिका में से यह प्रदर्शित होता है कि यह अपने आप में साध्य न हो लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन मात्र है। सैद्धांतिक रूप में सिविल सेवा की मुख्य भूमिका कानूनों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना तथा देश के राजनीतिक नेतृत्व की अपनी दायित्वों के निर्वहन करने में सहायता करना है। यह सरकारी तंत्र को लोगों से जोड़ने तथा लोगों के बीच सरकार का प्रतिनिधित्व करने का साधन है।
इससे इस तरह कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो। तो मध्यम स्तर का ये प्रश्न रहेगा। इसमें कुछ बातों को जरूर आप अंडरलाइन करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि यह सरकारी तंत्र को लोगों से जोड़ने तथा लोगों के बीच सरकार का प्रतिनिधित्व करने का साधन है। यहाँ पर हम अच्छे तरीके से जानते हैं इस चीज को, तो इसको जरूर अंडरलाइन करना। और इसके अलावा यहाँ की ये 2 लाइन की, किंतु स्वतंत्रता के बाद इससे भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अभिकल्पित आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का ये पहला भाग है, ए भाग। उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जब अंतःकरण किसी सिविल सेवक का सर्वोच्च विनियामक बन जाता है। अपने उत्तर का उदाहरणों सहित आधार बताइए। तो ऐसे प्रश्न ये मतलब थ्योरी बेस्ड है। बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। तो अगर अंतःकरण की बात करते हैं तो शुरुआत की 2-3 लाइनों में हमें अंतःकरण को पहले समझाना चाहिए इसमें। तो इसके उत्तर के स्वरूप को हम देखते हैं कि अंतःकरण किसी व्यक्ति का उचित या अनुचित विचार अथवा व्यवहार का आंतरिक बोध होता है जो उसे उचित व्यवहार की ओर उन्मुख करता है। इसको अंडरलाइन करिए। यह किसी व्यक्ति के व्यवहार के नैतिक पक्ष की चेतना होती है जो अनुचित व्यवहार पर उचित व्यवहार को वरीयता देती है। यह किसी लोक सेवक की द्विधा की स्थिति में सही निर्णय लेने में सहायता करता है। यह लोक सेवक का विधि द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग करने में मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के लिए यदि वह लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत है तो अंतःकरण उसे सर्वाधिक जरूरतमंद की सहायता करने पर बल देगा। यह लोक सेवक की कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में एक जैसे कई विकल्प उपलब्ध होने पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने में मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के लिए यह ऐसे विकल्प के चुनाव पर बल देता है जो सर्वाधिक लोगों के लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। तो इसको अंडरलाइन करेंगे और जाहिर सी बात है ऐसा होना भी चाहिए। यह किसी लोक सेवक का अपने वरिष्ठ अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों के अनैतिक तथा अवैध दबाव की स्थिति में समुचित निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के लिए यह वैध तथा उचित निर्णय लेने पर बल देगा। अब इस प्रश्न के दूसरे भाग को देखते हैं, बी भाग को। नैतिकता स्थिर मूल्य नहीं है बल्कि इसके परिवर्तमान परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। विवेचना कीजिए कि किस प्रकार परिस्थितियां नैतिक मूल्यों को निर्धारित करती हैं। इसके उत्तर को देखते हैं। नैतिकता उचित व्यवहार के नियमों का संकलन है। यह उचित व्यवहार के प्रतिमानों के अनुसार होने का गुण है। यह कई सारे सैद्धांतिक आदर्शों और व्यवहारिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होती है। उपयोगितावाद का सिद्धांत तथा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत नैतिक मूल्यों का निर्धारण करने वाले कुछ आदर्श हैं। राज्य द्वारा प्रवर्तित कानून नैतिक मूल्यों का निर्धारण करते हैं क्योंकि कानूनों का पालन करना एक नैतिक मूल्य है और यह विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न कालावधियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। विभिन्न समुदायों तथा संप्रदायों में विभिन्न कालावधियों में प्रचलित परंपराएं एवं रूढ़ियां नैतिक मूल्यों का निर्धारण करती हैं। बहुपति विवाह कुछ जनजाति समुदायों में नैतिक मूल्य है किंतु यह तथाकथित सभ्य समाज में अनैतिक है। इसको अंडरलाइन करिएगा। आपात स्थिति में कोई ऐसी कार्रवाई नैतिक मानी जा सकती है जो अन्यथा अनैतिक मानी जाती है। इसको जरूर अंडरलाइन करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही एक व्यवहारिक बात भी होती है और दिन प्रतिदिन में जो आप अगर अच्छे से अखबार को पढ़ते हैं या कुछ देख सकते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं कि वैसे तो कार्रवाई नैतिक मानी जाती है लेकिन की गई वो गलत तरीके से गई, तो ये चीज होती है। अब उसके पीछे कारण क्या रहेंगे वो एक अलग बात रहती है, लेकिन ऐसा होता है। तो एक दूसरा देखते हैं इसका अगला पॉइंट। एक कालावधि के बाद अप्रासंगिक हो जाने वाले मूल्य नए परिवेश एवं चुनौतियों के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे भारत में पिछली शताब्दियों के दौरान विधवा विवाह अनैतिक था किंतु वर्तमान में यह नैतिक माना जाता है। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे समाज शिक्षित होता जाता है, लोगों में जागरूकता आनी चालू हो जाती है, तो कई चीजें होते हैं, कई मूल्य ऐसे होते हैं जो मतलब पहले प्रासंगिक थे बाद में अप्रासंगिक हो जाते हैं या पहले अप्रासंगिक थे बाद में प्रासंगिक हो जाते हैं। तो एक जो सब्जेक्टिविटी वाली चीज है वो रहती है इनमें।
तीन महान नैतिक विचारकों दार्शनिकों के अवतरण नीचे दिए गए हैं। आपके लिए प्रत्येक अवतरण का वर्तमान संदर्भ में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न 4 का पहला भाग है, ए भाग। केवल एक ही अच्छाई है, ज्ञान, और केवल एक ही बुराई है, अज्ञानता। ये सुकरात द्वारा कहा गया। समुचित निर्णय लेने के लिए ज्ञान आवश्यक है। अज्ञानता के कारण विकल्प का अभाव हो सकता है, या इसके कारण व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है जिसका परिणाम अनर्थकारी हो। ज्ञान उन मूल्यों को उद्घाटित करता है जो समाज की निर्विघ्न उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। अज्ञानता के कारण पूर्वाग्रह, दरिद्रता, अस्वस्थता, रोग तथा अन्य कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है जिनसे हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में मानव समाज की विभिन्न उपलब्धियां तथा विकास ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान सर्वाधिक निर्णायक शक्ति है और इसका वर्णन स्वतंत्रता, स्पष्टता, सौंदर्य और समृद्धि के रूप में भी किया जा सकता है। यद्यपि संपूर्ण ज्ञान अच्छा होता है, किंतु अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ये लास्ट लाइन को अंडरलाइन करिएगा। वैसे तो सामान्यतः कई बार आपने ऐसी लाइन पढ़ी भी होगी और सुनी भी होंगी कि अल्प ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में बुरे उद्देश्यों के लिए ज्ञान का दुरुपयोग भी किया जाता है, जैसे जनसंहार के हथियारों का निर्माण। वास्तव में ज्ञान और अज्ञानता दोनों दशाएं हैं जिनके अच्छे या बुरे उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि जो लोग ज्ञान को संभाल नहीं सकते उनके लिए यह हानिकारक हो सकता है, और जो लोग ज्ञान के दुरुपयोग पर आमदा हैं उनके लिए अज्ञानता ही अच्छी है। इस लाइन को जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। ये बहुत अच्छी बात कही गई कि जो लोग ज्ञान के दुरुपयोग पर आमदा हो उनके लिए अज्ञानता ही अच्छी है। इसके दूसरे भाग को देखते हैं, बी भाग को। कौटिल्य का कथन लिखा हुआ है कि राजा का अपना, संस्कृत में जो लिखा है उसका हम हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। राजा का अपना कुछ प्रिय या हित नहीं होता है, वरन प्रजा का प्रिय और हित ही उसका प्रिय और हित होता है। तो कौटिल्य के बारे में उम्मीद की जाती है कि आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। और जो ये कथन बोला गया है कि आमतौर पर पहले भी जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो वैकल्पिक विषय जिनका लोक प्रशासन हो या राजनीति विज्ञान हो, या जो लोग सामान्य अध्ययन में भी अच्छे से अगर पॉलिटी वगैरह पढ़े हैं तो उसमें इस तरह के कथन देखने को मिल जाते हैं। खैर, इसके उत्तर के स्वरूप को दिखते हैं कि कौटिल्य का उपयुक्त कथन राज्य के उद्देश्य का गठन करता है और वह है राज्य की प्रजा का कल्याण। यह आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली की मूलभूत विशेषता है। ऐसा कोई भी राज्य है जो अपने नागरिकों के कल्याण की परवाह नहीं करता है, वह बहुत दिनों तक बना नहीं रह सकता है। उपयुक्त कथन के अनुसार नागरिकों का कल्याण राजा अथवा शासक को वैधता प्रदान करता है और वह उन लोगों का सेवक होता है जो उसे कर देते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लेना पूरी लाइन को। यह कल्याणकारी राज्य की प्रारंभिक अवधारणाओं में से एक है जो यह निर्धारित करती है कि राज्य को लोगों के लिए हित के लिए समर्पित होना चाहिए। भारतीय संविधान का भाग 4, जिसमें राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, कौटिल्य के राजनीतिक आदर्श का प्रतिबिंब है। सरकारों द्वारा नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्रियान्वित किए गए कई सारे कार्यक्रम वर्तमान में उपयुक्त अवधारणा की प्रासंगिकता प्रदर्शित करते हैं। इसका तीसरा भाग देखते हैं, प्रश्न 4 का तीसरा भाग, सी भाग। चाहे जितनी राजनीतिक स्वतंत्रता हो, वह भूखे लोगों को संतुष्ट नहीं करेगी। ये लेनिन का कथन है और लेनिन के बारे में आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि वो कैपिटलिज्म वाला जो पूंजीवाद को लेकर जो समस्या रही है उस पर उनका बहुत ज्यादा नजर रहती थी, बहुत ज्यादा बल देते थे कि किस तरह से सुधार होने चाहिए उसको लेकर। इसी के साथ हम उत्तर के स्वरूप को देखते हैं कि उपयुक्त कथन में व्लादिमीर लेनिन ने उदारवादी पूंजीवादी लोकतांत्रिक राज्य की तुलना में सर्वाधिकारवादी समाजवादी राज्य का समर्थन किया है। उदार लोकतंत्र राजनीतिक स्वतंत्रता तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर जोर देता है तथा आर्थिक संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। यह आर्थिक क्रियाकलापों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करता है
किंतु समाजवादी विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य का प्राथमिक दायित्व है। यह प्रतिपादित करती है कि यदि लोग अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ न हो तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। इसको अंडरलाइन भी करिएगा। और इस तरह से शुरुआत की 4-5 लाइनों में दोनों चीजों को समझा देना है, पूंजीवाद को और जो समाजवाद की बात करते हैं, जो लेनिन के समाजवाद की बात करते हैं। आगे देखते हैं कि इन दिनों वैश्विक स्तर पर तीव्र गति से विकास के लिए उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की बात की जा रही है, किंतु आर्थिक वृद्धि के साथ ही गरीबी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मुद्दे, आतंकवाद, महिलाओं एवं बच्चों का शोषण तथा अन्य सामाजिक बुराइयां चिंता का बड़ा कारण बनी हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये समस्याएं अभी भी बनी हुई है इस तरह से। और जबकि दौर हमारा चल रहा है उदारीकरण का और वैश्वीकरण का। तो ये शुरू की ये लाइन को अंडरलाइन करिएगा कि इन दिनों वैश्विक स्तर पर तीव्र गति से विकास के लिए उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की बात की जा रही है। फिर ये इन समस्याओं को गरीबी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मुद्दे, आतंकवाद, महिलाओं एवं बच्चों का शोषण तथा अन्य सामाजिक बुराइयां। लोकतांत्रिक प्रणाली में प्राय राजनीतिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को बचाने के लिए किया जाता है। एक ऐसा राज्य जो नागरिकों की मौलिक आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है, भले ही राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करे, लेकिन काम्य नहीं हो सकता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5, ये 2 भागों में है, ए भाग और बी भाग। ए भाग को देखते हैं। इसके सुशासन में कर्तव्यपरायणता का क्या महत्व है, यह किस प्रकार किसी के कृत्य को उचित सिद्ध कर सकती है। सबसे जरूरी चीज है कर्तव्यपरायणता। अगर सुशासन की हम बात कर रहे हैं तो शुरू में 1-2 लाइन में हमें पहले इसे समझाना होगा कि कर्तव्यपरायणता किस तरह से होता है, क्या होता है। कर्तव्यपरायणता वचनों अथवा कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन है। यह किसी व्यक्ति, देश अथवा संगठन के प्रति निष्ठावान होने का गुण है। सुशासन में लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्तव्यपरायणता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। कर्तव्यपरायणता की अनुपस्थिति में कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों का अपेक्षित मानकों के अनुरूप निर्वहन नहीं कर सकता है। यह ऐसा गुण है जो कर्मचारियों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। कर्तव्यपरायणता व्यक्ति को निर्णय लेते समय दुविधा और अवांछित या अवैधानिक दबाव से दूर रखती है। कर्तव्यपरायणता से प्रेरित व्यक्ति समुचित प्रकार से कार्य करता है और अपने कार्यों या दायित्वों के संबंध में कभी विवाद उत्पन्न नहीं करता है। इसमें सेकंड वाली जो पॉइंट है इसको अंडरलाइन कर देना। ऐसा व्यक्ति सहज ही दूसरों का विश्वास प्राप्त कर लेता है और उसे किसी को भी अपने कृत्यों का स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता है। ये भी अंडरलाइन करना चाहिए। उसके कार्यों से शासन द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित होती है। इसका दूसरा भाग देखते हैं। क्या किसी सिविल सेवक को उपयोगितावाद की अवधारणा को सर्वोच्च वरीयता देनी चाहिए? अपने उत्तर को उदाहरणों सहित आधार बताइए। इसके उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। उपयोगितावाद मानक नैतिकता का सिद्धांत है जो ये स्थापित करता है कि उचित कार्रवाई वह है जो अधिकतम उपयोगी होती है। इसे सामान्यतः कुल लाभ को अधिकतम करने तथा कठिनाइयों को कम करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह सिद्धांत मनुष्य केंद्रित आर्थिक विश्लेषण है और इसका नैतिक आधार है। इस अवधारणा के अनुसार किसी कार्रवाई का परिणाम यदि सुखद हो तो वह उचित होती है और यदि परिणाम दुखद हो तो वह अनुचित होती है। यह विवादास्पद है कि उपयोगितावादी अवधारणा शासन और लोक सेवकों द्वारा अपनाई जानी चाहिए या नहीं। यह अधिकतम लोगों के अधिकतम लाभ पर बल देती है और इस प्रकार समाज के समावेशी विकास को प्रोत्साहित करती है। इसको अंडरलाइन करिए। चूंकि यह अवधारणा बहुमत के कल्याण को ध्यान में रखती है, अतः यह सीमांत दशा में रह रहे लोगों की उपेक्षा कर सकती है। उदाहरण के लिए यह अवधारणा सुदूर वन क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जनजातियों के विकास को अनदेखा कर सकती है। चूंकि शासन और लोक सेवक सब लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं, अतः वे इस अवधारणा का दृढ़ता पूर्वक अनुकरण नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 6, यद्यपि गोपनीयता एक महत्वपूर्ण नैतिक अवधारणा है, किंतु यह शासन में प्राय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। विवेचना कीजिए। जब इस तरह का प्रश्न आता है तो एकदम से कई तरह की घटनाएं जो कोई भी एक सामान्य व्यक्ति को अपने जीवन काल में देखता है, इससे संबंधित ऐसे कुछ ना कुछ घटनाएं मस्तिष्क में आती हैं कि गोपनीयता का हवाला देखिए, आपका कोई काम रोक दिया गया है या काम समय पर नहीं किया जा रहा है, आपने जानकारी मांगी तो जानकारी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो गोपनीयता है। ऐसी चीजें होती हैं और इसी चीजों को लेकर कई तरह के नागरिक घोषणा पत्र बने हैं समाधान स्वरूप। लेकिन फिर भी अभी भी देखा जाए तो सरकारी तंत्र में खासतौर पे ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का माध्यम ही यही बना हुआ है कि फाइल अटकी रहती हैं और जो संबंधित व्यक्ति है वो चक्कर लगा रहा है ऑफिस के, लेकिन जो है गोपनीयता का हवाला देकर जो है कोई उसके जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। और जो काम अगर 7 दिन में होना था वो होता है 1 महीना 2 महीना में या कहीं उससे ज्यादा भी। खैर, ये जो भी बातें थी डिस्कशन की बातें थी। अब हम इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर हम जब भी लिख रहे हैं तो इतनी सारी जो जानकारी होती है उसको पूरा वेल ऑर्गेनाइज करके और नियमित शब्द सीमा में लिखना होता है, क्योंकि समय का भी बहुत बड़ा अभाव रहता है और एक एक नंबर से लिस्ट में आपकी रैंक डिसाइड होगी। इसी के साथ उत्तर को देखते हैं कि गोपनीयता अप्रकट होने की दशा है। यह नियमों की संहिता है जैसे जो कुछ निश्चित प्रकार की सूचनाओं तक लोगों की पहुंच को प्रतिबंधित करती है। यह न्यायपालिका, चिकित्सा, बैंकिंग आदि कई क्षेत्रों में नैतिक गुण मानी जाती है। न्यायपालिका किसी विचाराधीन मामले के संवेदनशील मुद्दों के प्रकटन की अनुमति नहीं देती है। चिकित्सक अपने मरीज के रोग के बारे में सूचना का प्रकटन नहीं करता है। बैंक अपने ग्राहक के बारे में सूचना प्रकट नहीं करता है। यद्यपि वर्तमान में यह नीति केवल संवेदनशील क्षेत्रों जैसे प्रतिरक्षा में लागू है, किंतु अन्य सरकारी संगठन जिन्हें किसी प्रकार की गोपनीयता की आवश्यकता नहीं है भी इसका अनावश्यक प्रयोग करते हैं। गोपनीयता के नाम पर सरकारी कर्मचारी ऐसी सूचनाएं भी नहीं प्रदान करते जो शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसका प्रयोग प्राय लोक सेवकों की भ्रष्ट गतिविधियों के बचाव के साधन के रूप में किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 7 को। यह अपेक्षा की जाती है कि सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते समय एक सिविल सेवक निष्पक्ष दृष्टिकोण का अनुसरण करेगा। निष्पक्ष दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है? यह किसी सिविल सेवक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? निष्पक्ष दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण है जो पक्षपात या पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। यह स्थापित करता है कि निर्णय पक्षपात, पूर्वाग्रह अथवा किसी व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को लाभ प्रदान करने के लिए अनुचित कारणों से वरीयता देने के बजाय वस्तुनिष्ठ मानदंड पर आधारित होना चाहिए। इसको अंडरलाइन करिएगा। किसी लोक सेवक के लिए अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करने के लिए निष्पक्ष दृष्टिकोण आवश्यक होता है। यदि कोई लोक सेवक पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा तो वह वर्ग जिसका वह पक्ष लेगा लाभान्वित होगा, किंतु इससे जो वर्ग अपने समुचित अधिकारों से वंचित होगा उसमें असंतोष उत्पन्न होगा। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण राष्ट्र में सामाजिक विघटन को बढ़ावा देता है और यह विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक अलगाव उत्पन्न करता है। निष्पक्ष दृष्टिकोण समाज का समावेशी विकास सुनिश्चित करता है, जो कि सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह आर्थिक तथा सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए वास्तविक जरूरतमंद लोगों की पहचान करने में लोक सेवक की सहायता प्रदान करता है। यह देश के विभिन्न समुदायों, वर्गों तथा क्षेत्रों के संतुलित विकास में योगदान करने में भी सहायता करता है। तो ये इसका उत्तर था। बाकी ये है कि निष्पक्ष दृष्टिकोण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है किसी भी सिविल सेवक के लिए। अगर उदाहरण के स्वरूप हम देखते हैं, एकदम न्यूट्रल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, निष्पक्ष दृष्टिकोण को लेकर कई बार उंगलियां उठाई जाती है सिविल सेवकों पे, और कितनी भी कोशिश कर ली जाए लेकिन फिर भी एक वर्ग कोई होता है जो किसी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होता है चीजों से। जैसे
अगर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई दंगा हुआ, दो वर्ग उसमें आमने सामने आ गए, भले ही गलती किसी एक वर्ग की हो, लेकिन उसमें फिर भी प्रशासन को ये करना होता है कि दोनों वर्ग से कुछ ना कुछ लोगों को पर कार्रवाई की जाए, ताकि अन्यथा क्या होता है कि लोग ये बोलते हैं कि एक पक्षपात हो रहा है या एक पक्ष को फायदा पहुंचाया जा रहा है और दूसरे पक्ष को जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जा रही है, इस तरह की चीज होती है। तो निष्पक्ष दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। बाकी यह है, उत्तर के अनुसार हमें जो प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न के अनुसार हमें लिखना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है। शब्द सीमा नहीं बल्कि समय सीमा हम बोलेंगे यहाँ पर, कि समय सीमा का ध्यान रखना है, और जो जितने नंबर का, जितने अंकों का ये पूछा गया है प्रश्न, उसके हिसाब से उत्तर को पूरा लिखना है ऑर्गेनाइज करके। देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 8 को। सार्वजनिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए भावनात्मक संकट का प्रबंधन आवश्यक है। भावनात्मक संकट में होने पर आप अपने को कैसे संभालें? इसके उत्तर को देखते हैं हम। भावनात्मक संकट वह स्थिति है जिसमें भावनाओं का इतना अधिक उद्रेक होता है कि उसका विपरीत प्रभाव व्यक्ति के दैनिक कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। भावनात्मक संकट की स्थिति विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है और इससे छुटकारा पाने के लिए कारणों के अनुसार विभिन्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। यदि इसका कारण जीवन साथी की मृत्यु हो, जो कि वृद्धावस्था में होने वाली एक सामान्य घटना है, तो भावनात्मक क्षति की भरपाई के लिए पुनः साथी ढूंढा जा सकता है। परिवार के अन्य सदस्यों से संवाद तथा मुलाकात की आवृत्ति में वृद्धि की जा सकती है। यदि इसका कारण व्यवसायिक या काम करने का परिवेश हो, तो समस्या का पता लगाने के लिए सहकर्मियों से सीधा तथा क्षैतिज संचार बढ़ाना चाहिए। इसके बाद समस्या को हल करने के लिए बेहतर समन्वय का प्रयास किया जा सकता है। यदि इसका कारण आर्थिक हो, तो आय और व्यय में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य कारणों से उत्पन्न संकट का हल स्वस्थ जीवन शैली का पालन है। भावनात्मक संकट को हल करने का एक प्रभावशाली उपाय ध्यान लगाना है। तो एक सामान्य प्रश्न है ये। अगला उत्तर देखते हैं, अगला प्रश्न लिखते हैं, सॉरी। बूथ लेवल ऑफिसर को पंजीकरण हेतु मतदान पहचान पत्र की एक सूची प्राप्त हुई है। जानकारी एकत्र करने के बाद उसे पता चलता है कि बहुत से आवेदन पड़ोसी देश से आए अप्रवासी नागरिकों द्वारा किए गए हैं। बाद में उसे यह भी पता चलता है कि आवेदकों के बहुत से प्रमाण पत्रों में हेराफेरी और छेड़छाड़ की गई है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का एक स्थानीय नेता चाहता है कि बीएलओ व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करे और आवेदकों का पंजीकरण करे, क्योंकि ऐसा ना होने पर पार्टी का वोट बैंक कम हो जाएगा। स्थानीय नेता बीएलओ पर बहुत अधिक दबाव डालता है और उसे चेतावनी देता है कि यदि उसके कहे अनुसार कार्य नहीं किया गया तो उसे बहुत अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वह उसे आकर्षक लाभ का भी प्रस्ताव करता है। बीएलओ एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, लेकिन इस स्थिति के कारण उस पर बहुत अधिक मानसिक तनाव है और वह एक विवेकपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय लेने में असमर्थ है। वह आपसे सलाह लेता है, आप उसे क्या सलाह देंगे? काफी अच्छा प्रश्न है ये, मध्यम स्तर का है, मध्यम स्तर से थोड़ा ऊपर ही कहेंगे। बाकी यहाँ पे ये पूछा गया कि हम इसमें ऐसी क्या सलाह देंगे, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक अनैतिक काम कराने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है, उसके अलावा उसको धमकियां दी जा रही हैं गंभीर परिणाम की, साथ के साथ उसको आकर्षक लाभ का भी प्रस्ताव दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति जब रहती है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराना चाहिए। साथ ही साथ अगर धमकी दी गई है या कुछ भी गलत कहा गया है, डराया है, धमकाया गया है, तो ऐसी स्थिति में नजदीकी जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर इसकी रिपोर्ट करानी चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो आवेदकों का पंजीकरण ये वोट बैंक के लिए जो अनैतिक काम करने का दबाव बनाया जा रहा है, तो यही समस्या है जो आगे चलकर एक भयावह रूप अख्तियार कर लेती है। तो ये कतई राष्ट्र हित में नहीं है और ये किसी भी तरह से राष्ट्रीय हित में नहीं है, ना उस जगह के हित में है। तो इसके उत्तर के हम स्वरूप को देखेंगे।
उपयुक्त मामला अभ्यर्थी के आधारभूत भौतिक नैतिक मूल्य तथा कर्तव्य पालन का परीक्षण करने के लिए है। यहाँ अतः चेतना के संकट के कारण दुविधा की स्थिति है। मैं बूथ लेवल ऑफिसर को निम्नलिखित सलाह दूंगा। उसके पद एवं कर्तव्य के अनुसार मैं उसे उसके सार्वजनिक पद से की जाने वाली अपेक्षाओं का एहसास कराऊंगा और उसे यह एहसास कराऊंगा कि वह देश की सेवा करने के लिए है, न कि किसी राजनीतिक नेता की। उसके आत्मविश्वास की पुनः प्राप्ति के लिए मैं उसे उस समय की याद दिलाऊंगा जब अतीत में उसने एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में सम्मान पूर्वक देश की सेवा की थी और इस तरह उसमें दायित्व बोध और अंत चेतना उत्पन्न करूंगा। मैं उसे मामले को उसके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रस्तुत करने को कहूंगा। यदि धमकी लगातार दी जाती है तो स्थानीय नेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहूंगा। नैतिक मूल्य के अनुसार अगर देखा जाए तो मैं उसे कहूंगा कि वह एक लोकतांत्रिक प्रणाली की सेवा करता है और यदि उसकी निष्क्रियता के कारण कोई गलत व्यक्ति प्रतिनिधि चुन लिया जाता है तो इससे लोकतांत्रिक प्रणाली को क्षति होगी। इससे सीमित संसाधनों के कारण नागरिकों और अप्रवासियों दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार मैं उसके व्यक्तित्व और नैतिक मूल्य को जागृत करने का प्रयास करूंगा। सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई यह होगी कि अप्रवासियों को मतदाता सूची में पंजीकृत न किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी केस स्टडी पर आधारित है। किसी नदी के खादर क्षेत्र में उप डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में आपकी नियुक्ति की गई है। ऐसी सूचना है कि नदी के तल का निरंतर अवैध खनन किया जा रहा है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार को अवैध खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया है, क्योंकि बालू के अवैध खनन के कारण आसपास के आवासीय क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा है। बाद में फाइलों की जांच करने के बाद आपको पता चलता है कि मिट्टी खनन का निर्णय आपसे पहले कार्यरत अधिकारी द्वारा उठाए गए कुछ कदमों से संबंधित है। आपने प्रावधानों की जांच पड़ताल किए बिना ही पर्यावरणीय स्वीकृति को आगे बढ़ा दिया। न्यायाधिकरण ने अवज्ञा की जांच करने के लिए जांच समिति का गठन किया है। अब स्थिति गंभीर है, क्योंकि यदि आप सत्य का खुलासा करते हैं कि आपने इस बात की जांच नहीं की कि मापदंडों का पालन किया गया था या नहीं, तो आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जानकारी का प्रकटन न करने या गलत जानकारी देने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। स्थिति को संभालने के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव दिए गए हैं। कृपया प्रत्येक विकल्प का गुण दोष के आधार पर मूल्यांकन करें। आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं तथा उनकी सलाह ले सकते हैं और सलाह के अनुसार सख्त रूप से कार्रवाई करें। दूसरा ये हो सकता है कि आप छुट्टी पर जा सकते हैं और मामले को निपटाने के लिए उस पर छोड़ देंगे जो आपके छुट्टी पर जाने के बाद आपके पद पर नियुक्त होगा। आप बालू माफिया और अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर सकते हैं ताकि न्यायाधिकरण पैनल के समक्ष आप अपने कार्यों को महत्वपूर्ण साबित कर सकें और साथ ही साथ भविष्य में आपके विरुद्ध की जाने वाली किसी कार्रवाई की कठोरता कम हो सके। आप स्थानीय नेताओं और बालू माफियाओं के साथ सौदा कर सकते हैं और न्यायाधिकरण पैनल द्वारा की जाने वाली जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। ये कुछ विकल्प दिए गए हैं और इनका हमें मूल्यांकन करना है। आगे देखते हैं, उपयुक्त समस्या का उद्देश्य अभ्यर्थी की सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, विभिन्न समस्याओं और संघर्षों का समाधान करने के लिए उसके दृष्टिकोण का परीक्षण करना है। हम प्रत्येक परिस्थिति की एक एक करके विवेचना कर सकते हैं। पहले विकल्प सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा उठाया गया वैध एवं तार्किक कदम हो सकता है। संभाव्य निर्णय लेने के लिए सूचनाओं को साझा करना पूरी तरह आवश्यक है। अपने वरिष्ठ अधिकारी को मामले को संदर्भित करना तथा उससे सलाह लेना मामले को यथार्थ तरीके से हल करने में कई प्रकार से सहायता कर सकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों को संभालने के मामले में वह मुझसे अधिक अनुभवी है। लेकिन इस कदम से यह प्रमाणित नहीं होना चाहिए कि मैं अपने दायित्व से भाग रहा हूँ। बात करते हैं दूसरे विकल्प की, तो दूसरा विकल्प सही कार्रवाई नहीं है, क्योंकि यह अपने कर्तव्य और दायित्व से इनकार करना है। इस मामले विशेष में दो स्तर पर गलतियां हुई। पहली यह कि मेरे पूर्ववर्ती अधिकारी ने गलत तरीके से कार्य किया और दूसरी यह कि मैंने मामले को अनदेखा किया। अतः छुट्टी पर चला जाना और मामले को परवर्ती अधिकारी के लिए छोड़ देना कार्य संस्कृति या शासन में सत्यनिष्ठा का घोर उल्लंघन होगा। तीसरा विकल्प देखते हैं, यह कार्रवाई सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ कार्रवाई है, क्योंकि इसके अंतर्गत रेत माफिया के विरुद्ध तीव्र गति से कार्रवाई की जाएगी। अतः यह भविष्य में अवैध खनन करने वालों को कड़ा संदेश देगी। इसके अतिरिक्त इससे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पैनल को भी मेरी कार्य संस्कृति और नैतिक प्रतिबद्धता के प्रति
सकारात्मक संदेश जाएगा। इस कदम से मेरी चरित्र पंजिका पर प्रतिकूल प्रविष्टि निवारित हो सकती है। जो चौथा विकल्प है वो तो किसी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तो उसके बात करना ही बेकार है। देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। आपका एक अधीनस्थ कर्मचारी अपनी नौकरी और वेतन से असंतुष्ट है। उसने वेतन का मुद्दा उठाते हुए आपको त्याग पत्र दिया है। आपने उसे शांत किया और इस संबंध में मानव संसाधन विभाग से बात की। आपके प्रयासों द्वारा उसके वेतन में संशोधन कर उसमें वृद्धि की गई, लेकिन आपने पाया कि वेतन में वृद्धि किए जाने के बाद उसकी कार्य क्षमता में बहुत अधिक कमी आई है। उसने कार्यालय देर से आना शुरू कर दिया है और अपना अधिकतर समय गपशप करने में गुजारता है। 2 माह बाद वह फिर से वेतन में वृद्धि की मांग करता है और उसने आपको अपना त्याग पत्र दे दिया है। आपको लगता है कि किया जाने वाला कार्य उचित नहीं है। आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए और क्यों? इसके उत्तर को देखते हैं कि उपयुक्त समस्या भावनात्मक प्रबुद्धता की अवधारणा से संबंधित है। सामान्यतः भावनात्मक प्रबुद्धता भावनाओं को समझना, उनको नियंत्रित करना तथा उनका मूल्यांकन करना है। इसको अंडरलाइन करिए। भावनात्मक प्रबुद्धता का प्रभाव दैनिक जीवन के कई पहलुओं जैसे सहकर्मियों, ग्राहकों, वरिष्ठ कर्मियों तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ अंतर क्रिया पर पड़ता है। अपने अधीनस्थ का वरिष्ठ होने के कारण मुझे स्वयं किसी भी समस्या को हल करने के लिए तथा उसका समाधान करने के लिए अपनी भावनात्मक प्रबुद्धता का प्रयोग करना चाहिए, किंतु इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे अधीनस्थ सहकर्मी की अग्रतर मांग अतार्किक है। पहली बार उसका त्याग पत्र टालने के लिए मैंने स्वयं प्रयास करके उसकी मांग को पूरा करवाया। उसका अग्रतर प्रस्ताव हठ धर्मिता का कृत्य है, जो कि गलत व्यवहार और सेवा के मूलभूत मूल्यों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त उसके वेतन का पुनरीक्षण उसमें अपेक्षित सुधार करने के बजाय कार्यालय के मानदंडों को जोखिम में डाल सकता है। उपयुक्त सभी पहलुओं का विश्लेषण करके मैं उसके वेतन के अग्रतर पुनरीक्षण से इंकार कर दूंगा, अन्यथा अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मैं उसे स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि वेतन का असमय पुनरीक्षण संभव नहीं है और भविष्य में किसी भी प्रकार के विचार के लिए उसे अपने कार्य में कई प्रकार का सुधार करना होगा। यदि फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो मैं उसके कृत्य को भयावह मानते हुए अपने वरिष्ठ कर्मी तथा मानव संसाधन विभाग को सूचित करूंगा, जिससे कम से कम किसी प्रकार के भ्रम की संभावना न रहे। इसके बाद यह उसके ऊपर छोड़ दूंगा कि वह सेवा में बना रहना चाहता है या नहीं। यदि वह जाना चाहे तो जा सकता है, क्योंकि कार्य नैतिकता और कार्य संस्कृति की क्षति की तुलना में एक अकेले संसाधन की क्षति कहीं बेहतर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। आप एक जिले में मनरेगा के एक जिला परियोजना निदेशक हैं। आप अक्सर देखते हैं कि बहुत से ग्रामीण आपके पास मनरेगा के बुरे प्रबंधन के बारे में शिकायत करने आते हैं। व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने के बाद आपको निम्नलिखित कमियों का पता चलता है। यह पाया गया कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों और ठेकेदारों द्वारा पैसे का गलत उपयोग किया जा रहा है और जॉब कार्ड धारकों को अनियमित वेतन प्रदान किया जा रहा है। बहुत से नकली जॉब कार्ड्स प्रचलन में हैं और छद्म लाभार्थियों को भी मामले पाए गए हैं। कुछ बिचौलिए सक्रिय रहते हैं और वास्तविक श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा डकार जाते हैं। अवैध भुगतान किए जा रहे हैं और वास्तविक जॉब कार्ड धारकों को गलत राशि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उपरोक्त समस्याओं पर विचार कीजिए और उचित समाधान का सुझाव दीजिए। उपयुक्त समस्या प्रत्यक्षतः व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से संबंधित है। जिला परियोजना अधिकारी होने के कारण मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि व्यवस्था बिचौलियों से वे जो भी हो मुक्त रहे। जनप्रतिनिधि जैसे क्षेत्र के विधायक की उत्तरदायी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए मैं खातों तथा परियोजना के लिए आवंटित धन के अंकेक्षण का निर्णय लूंगा और यह स्पष्ट कर दूंगा कि किसी भी कीमत पर धन का दुर्विनियोग स्वीकार्य नहीं होगा। जहां तक जाली जॉब कार्ड और छद्म लाभार्थियों का मामला है, राशन कार्ड के आधार पर जॉब कार्डों का पुनर्वितरण किया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन वाले परिवारों के सदस्यों की पहचान करने के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत वास्तविक रूप से बेरोजगार व्यक्तियों परिवार रजिस्टर या फिर राशन कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है। एक बार उपयुक्त सभी कार्रवाई कर लेने के बाद मैं एक डेटाबेस का निर्माण और अनुरक्षण सुनिश्चित करूंगा और नए जॉब कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें सभी लाभार्थियों को अपने पास रखना अनिवार्य होगा।
यह समस्या आर्थिक समावेशन और मनरेगा के लाभार्थियों में जागरूकता के अभाव की समस्या है। वित्तीय समावेशन की समस्या हल करने के लिए मैं लाभार्थियों को बैंक में अपना खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, जिससे कि वे बैंकिंग सेवा प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर हो सके। दूसरी तरफ मैं संबंधित बैंकों के अधिकारियों से विचार विमर्श करूंगा कि वे परिस्थिति का पता लगाएं, साथ ही लाभार्थियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए उनकी सहायता होगा। उपयुक्त समाधान अपनाने के बाद जाली जॉब कार्डों की समस्या स्वतः हल हो जाएगी। जहां तक भुगतान की समस्या है, पारिश्रमिक का भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में किया जा सकता है। इसका समाधान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना हो सकती है। इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। एक बड़ी समस्या है ये मनरेगा की परियोजना में, और जो ये समाधान बताए गए हैं ये भी कई जगह इन चीजों को हम अलग अलग माध्यम से पढ़ चुके होंगे। आप सिंचाई विभाग के जिला प्रमुख हैं। यह आपका कार्य है कि आप पूरे वर्ष नहरों में पानी का बहाव बना रहे, क्योंकि आपका जिला सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुत अधिक गर्मी क्षेत्र को अधिक संवेदनशील बनाती है। हाल ही में सिंचाई विभाग में हुए घोटाले, जिसमें कुछ इंजीनियर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे, के कारण भी विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। इसके अलावा आपको अवैध नलकूप चलाने की बढ़ती हुई घटनाओं के बारे में भी सूचित किया जाता है, जिसके कारण गरीब किसानों का शोषण हो रहा है और उनकी स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। इस प्रकार की स्थिति में कमजोर वर्ग के प्रति करुणा और सहानुभूति की भूमिका तथा निर्णय लेने पर चर्चा कीजिए। समस्या को कम करने के उपायों के बारे में सुझाव दीजिए। इसके उत्तर को देखते हैं कि नम्रता, करुणा और सहानुभूति जैसे गुण अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। कई बार वे मानवता का भी मार्गदर्शन करते हैं। निसंदेह प्राकृतिक घटनाओं जैसे सूखा या बाढ़ पर मेरा नियंत्रण नहीं है, किंतु मैं कम से कम अपने स्तर पर अग्रिम कार्रवाई करके ऐसी आपदाओं से होने वाली क्षति को कम कर सकता हूं। चूंकि मैं जानता हूं कि मेरा क्षेत्र सूखा प्रवण है, इसलिए मैं नहरों में जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कुछ अग्रिम उपाय करूंगा। ये कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं। नहरों में नियमित रूप से रेत का निकाला जाना, सहायक नहरों में होने वाले कटाव को रोकना, किसानों को सूखा प्रवण फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, पूछताछ अथवा शिकायत के लिए एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना करना, प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना तथा इसे बिचौलियों और भ्रष्ट अभियंताओं से मुक्त कराना। इसके लिए ईमानदार और समर्पित अभियंताओं की तैनाती की जा सकती है। अपने क्षेत्र में सिंचाई का विकास करने के लिए धन आवंटन का प्रयास करना, यह धन समय पर उपलब्ध हो और यथोचित प्रकार से व्यय हो। नहरों क्षेत्र का समुचित सीमेंटीकरण करना, जिससे नहरों के पास भूरक्षण न हो। जहां तक अवैध नलकूपों का मामला है, उन्हें बंद करने का शीघ्र उपाय किया जाएगा। इससे न केवल भूगर्भ जल स्तर में गिरावट होती है, वरन इससे निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक समानांतर सिंचाई प्रणाली का निर्माण होता है, जो कि निर्धन किसानों का शोषण करती है। इसे रोकने के लिए एक सघन निगरानी एवं पर्यवेक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता होगी। मैं अवैध नलकूपों को बंद करने के लिए तथा दोषियों को दंडित करने के लिए एक कार्यबल का गठन करूंगा। देखते हैं आखिरी प्रश्न 14 को। जिले में आपकी नियुक्ति एक पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई है। यह जिला ओनर किलिंग और खाप पंचायतों के निर्णय के लिए कुख्यात है। कार्यालय में पद ग्रहण करने के ठीक बाद अल्पसंख्यक समुदाय की एक किशोर लड़की की हत्या का मामला सामने आया है और यह आरोप लगाया गया है कि यह ओनर किलिंग का मामला है। जनता और राजनीतिक दलों ने मामले को सनसनीखेज बना दिया है और गलत समाचार फैलाने का प्रयास किया है। लड़की के समुदाय के कुछ उत्पाती लोगों ने इसे सांप्रदायिकता का रूप देने का प्रयास किया है और इसे सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या का मामला बताया है, जबकि लड़की का परिवार हत्या का आरोप लगाने से बचने के लिए इसे आत्महत्या का मामला बताता है। मामले से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। इस स्थिति में आपके द्वारा लिए गए निर्णय पर विस्तृत रूप से चर्चा करें। तो हाल की कुछ घटनाएं हुई हैं ऐसी, और आपके मस्तिष्क में वो घटनाएं का जो हुई थी घटनाएं वो याद आप भी आ गई होंगी कि क्या हुई थी वो। फिलहाल हम यहाँ उत्तर को देखते हैं कि उपयुक्त मामला तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने का सटीक उदाहरण है। इसका उद्देश्य अभ्यर्थी के मूलभूत नैतिक मूल्यों तथा सार्वजनिक पद धारण करने पर पड़ने वाले दबाव का सामना कर पाने की उसकी क्षमता का परीक्षण करना है। अभ्यर्थी को किसी भी संलिप्त पक्ष के प्रति झुकाव या पक्षपात नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में मैं मामले की जांच प्रारंभ करूंगा
कि किशोरी की मृत्यु कैसे हुई और प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के अनुसार कार्य करूंगा। दोषी पाए जाने पर परिवार के सदस्यों तथा संबंधित खाप पंचायतों के सदस्यों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मैं लोगों से शांति बनाए रखने तथा अपुष्ट रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्य न करने के लिए निवेदन करूंगा। मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करने वालों को कड़ी चेतावनी दी जाएगी। मैं एक हेल्पलाइन की भी व्यवस्था करूंगा जहां कॉल करके पीड़ित लड़कियां पुलिस की अभिरक्षा प्राप्त कर सके, जिससे ऐसी घटना पुनः न घटे। पुनः इसकी व्यापक जानकारी मीडिया को भी प्रदान की जाएगी। विधि व्यवस्थापक अधिकारी के रूप में मैं दीर्घ अवधि उपाय के तौर पर सोशल मीडिया में ऑनर किलिंग के विरुद्ध जागरूकता का प्रसार करूंगा और उसमें सिविल सोसाइटी को भी भागीदार बनाऊंगा तथा महिला सशक्तिकरण का प्रयास करूंगा। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं जो होनी चाहिए ऐसे में। इसी के साथ ये विश्लेषण समाप्त होता है और परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।